गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो और कैसा चल रहा है आपका रिवीजन। और रिवीजन की इस सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था कल कौन सा चैप्टर, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में हमने क्या क्या चीज़ें कल देख ली थी। तो हमने कल कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, साथ ही साथ में हम लोगों ने इसमें उसमें देखा था कि कौन से मतलब क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स हमने देखे थे। क्लोरोफिल ए देखा था, क्लोरोफिल बी देखा था, हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस देखे थे और हमने फोटो सिस्टम देखे थे। जैसे हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड देखा था। हमने ये देखा था कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसमें जो रिएक्शन सेंटर है उसमें किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर हमने देखा था फोटो सिस्टम सेकेंड में किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। हमने रिएक्शन सेंटर देखा था, हम लोगों ने LHC देखे थे, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो जैसा कि कल मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था कि 2 स्टेप्स होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम फॉर्मेशन करते हैं ATP और NADPH+H+ का। ये ATP और NADPH+H+ क्या है, तो ये हायर एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट होते हैं जिसका यूज़ हम कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कब करते हैं, तो डार्क रिएक्शन में करते हैं। अब लाइट रिएक्शन में क्या कौन कौन सी स्टेप्स होती है, तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन में होता है लाइट एब्जॉर्प्शन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर इसमें होती है वाटर स्प्लिटिंग, फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है, ATP और NADPH+H+ का फॉर्मेशन होता है। तो लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, ATP और NADPH+H+ का सिंथेसिस होता है लाइट रिएक्शन में। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉनों को जो ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है PS2 से। जो PS2 है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और हमें पता है कि इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 nm की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही इसका रिएक्शन सेंटर, ये जैसे ये मैं एक आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये है हमारा फोटो सिस्टम। कौन सा फोटो सिस्टम है, ये है हमारा PS2। अब PS2 है जो वो किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 680 nm की। इसके चारों तरफ में क्या लगे हुए हैं, तो ये है हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या है, तो ये है हमारा सन। और ये सन से क्या आ रही है, तो ये हमारी लाइट एनर्जी आ रही है, जिसको पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लेंगे और फिर हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड यानी रिएक्शन सेंटर लेगा जो किस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो 680 की। जैसे ही ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड होकर ऊपर की तरफ जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड एंड ट्रांसपोर्ट टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और यहाँ पर जो खड़ा होता है वो खड़ा होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन खड़ा होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो देखो क्या किया, यहाँ पर कौन सा फोटो सिस्टम था, फोटो सिस्टम सेकेंड था, जिसने किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था, 680 nm की। जैसे ही इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड हुए और एक्साइटेड होकर उन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला। इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कौन खड़ा था, तो वहाँ पर था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये इलेक्ट्रॉनों को कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ये नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। जहाँ पर कौन है, तो वहाँ पर है साइटोक्रोम्स। यहाँ पर क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। अब इसके बाद में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ गए, सबसे पहले अपहिल गए, फिर अपहिल से कहाँ पर आए, डाउनहिल की तरफ आए। अब यहाँ पर कौन सा फोटो सिस्टम होता है, तो यहाँ पर फोटो सिस्टम होता है हमारा फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं PS1। ये किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो 700 nm की।
जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, तो फिर यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, तो यहाँ पर होता है फेरेडॉक्सिन, और फेरेडॉक्सिन को ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वापस नहीं आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो इस कमी को हमें पूरा करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वापस कहाँ से आएगा, ये मैं आपको अभी आगे की तरफ बताऊँगी। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है। ये गया अपहिल, ये गया डाउनहिल, फिर इलेक्ट्रॉन गया अपहिल, फिर इलेक्ट्रॉन आया डाउनहिल। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं अपहिल डाउनहिल रिएक्शन, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। अब ये जो इसका शेप है वो हमें दिखाई देता है जेड की तरह, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी की लाइन से पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को पास करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कहाँ पर, साइटोक्रोम को। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ गए, फिर यहाँ पर साइटोक्रोम के पास में आए, साइटोक्रोम में PS1 को दिया, PS1 से इलेक्ट्रॉन निकले प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, फिर उसने फेरेडॉक्सिन को दिया। तो यहाँ पर बनता है ATP और यहाँ पर बनता है NADH+H+। ठीक है, तो ये ATP बन गया और यहाँ NADPH+H+ बन गया। और यही तो हमारा एम है कि हम लाइट रिएक्शन में हमें ATP बनाना है, NADH+H+ बनाना है। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इज टर्म रिडॉक्स पोटेंशियल। तो ये जो अपहिल डाउनहिल रिएक्शन चल रही है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये किस पे चलती है, तो ये रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर चलती है। अब जो इलेक्ट्रॉन हमने साइटोक्रोम को दिए थे, देखिए यही बात उसने यहाँ लिखी है कि जो इलेक्ट्रॉन हमने किसको दिए थे, साइटोक्रोम को दिए थे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए कहाँ पर, PS1 के पास में। और PS1 जो है वहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और फिर ये जो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, 700 nm की, और फिर ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन को किससे, अनादर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को जो एक्सेप्टर होता है, और फिर ये कहाँ पर चला जाता है, ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल पर। अब यहाँ पर दिस इलेक्ट्रॉन आर मूव डाउनहिल टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NADPH+। अब ये क्या बना कर देगा हमें, NADPH+H+ बना कर देगा। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1 एंड फाइनली डाउनहिल टू NADP++ इज कॉल्ड जेड स्कीम। क्योंकि ये कैसा शेप बनता है, जिगजैग शेप बनता है जेड की तरह से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। अब this shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential। तो इस तरह से ये एक स्केल पर होते हैं और इसी स्केल को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, और इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं जेड स्कीम। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो PS2 यहाँ पर था, कौन सा था, ये PS2 था। तो इस PS2 से इलेक्ट्रॉन निकले तो थे, लेकिन PS2 के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं आए थे। इट मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई थी। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को फुलफिल करने के लिए इसमें क्या होता है, तो इसमें होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन NTA का फेवरेट कि वाटर स्प्लिटिंग किस कॉम्प्लेक्स में होती है, तो याद रखना है PS2 में होती है, ना कि PS1 में होती है। फिर वाटर स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है, तो ये इनर साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वाटर स्प्लिटिंग होती है वो इनर साइड में होती है, और कहाँ पर होती है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में। जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो हमें क्या मिलते हैं, तो हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलते हैं, मतलब प्रोटॉन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और इलेक्ट्रॉन्स।
अब यहाँ पर देखो 2H2 हमने लिया, तो जब हम इसकी स्प्लिटिंग कराएंगे, मतलब हम इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें प्रोटॉन्स मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी और 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. So PS2 can supply electrons continuously by the replacing electron from water splitting. तो ये जो PS1 है, PS2 है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स यानी इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे वो हम किससे फुलफिल करते हैं, तो वाटर स्प्लिटिंग से फुलफिल करते हैं. तो वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ होती है, तो PS2 में होती है. कहाँ, किस प्लेस पर होती है, तो इनर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है. इस तरह से ये जो PS2 है ये कंटिन्यूस PS1 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते रहता है और इसी की वजह से यहाँ पर NADP से NADPH+H+ बनते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है. ये है हमारा जो हमने चीज़ें पढ़ी थी अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये है फोटो सिस्टम सेकेंड, ये है हमारा रिएक्शन सेंटर, ये आ रही है लाइट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर चले. यहाँ पर कौन था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ये इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए साइटोक्रोम को. तो इसके बीच में क्या बना, तो इसके बीच में ATP का फॉर्मेशन हुआ. ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए गए, फिर PS1 को दे दिए गए. यहाँ पर ये लिखा हुआ है PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए. इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर दिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को. ये इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ पर आए, फेरेडॉक्सिन के पास में. और यहाँ पर क्या बना, तो यहाँ पर NADP+ से NADPH+H+ बन गया. तो ये हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट देखा. अब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन. और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द सिंथेसिस ऑफ ATP बाय सेल. ये सेल की जो ATP का सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, सेल के अंदर होता है. किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं. मतलब सेल के अंदर जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन. जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है इसमें क्या बनता है, तो ATP है वो बनता है ADP से, कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस में. और रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है. ये कितनी स्टेप्स में होता है, दो स्टेप्स में होता है. एक है नॉन साइक्लिक और दूसरा है साइक्लिक. जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें कितने फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2 फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, PS2 एंड PS1. इस वाली स्कीम को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम Z स्कीम कहते हैं. यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, तो ATP और NADPH+H+ आर सिंथेसाइज्ड. इसमें जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं, कहाँ पर, PS2 के. और इसको ये वापस नहीं आते. और यहाँ पर जो इसका रिप्लेसमेंट है वो किससे होता है, तो वो वाटर की स्प्लिटिंग से होता है. अब यदि हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं तो इसमें केवल एक ही फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है, वो है PS1. और ये कहाँ होता है, तो ये होता है स्ट्रोमा लेमेला में. जबकि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो होता है इनर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलेट हो जाते हैं, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर आ जाते हैं. इसलिए यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती. इसलिए इसको हम कहते हैं साइक्लिक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गया था वो इलेक्ट्रॉन अपने जगह वापस आ जाता है. जो लेमिला मतलब ग्रेना होता है उसके पास में PS1 और PS2 दोनों होते हैं. लेकिन जो स्ट्रोमा लेमेला होता है उसके पास में PS2 जो होता है वो एब्सेंट होता है. PS2 उसके पास में एब्सेंट होता है. इसी वजह से यहाँ पर जो है PS1 एब्सेंट होने की वजह से ये यहाँ पर केवल कौन सा फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, तो केवल यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है. और एक और चीज़ याद रखना है कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसमें केवल ATP का सिंथेसिस होता है, ना कि NADPH+H+ का. तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. ये है हमारा नॉन साइक्लिक. तो नॉन साइक्लिक में कितने फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, तो ओनली 1 फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है.
और ये जो फोटोज इसमें क्या वाटर स्प्लिटिंग होती है क्या? तो नहीं, इसमें वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलते हैं वहाँ पर ही ये वापस आ जाते हैं। और अब हम देखेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का जो मेन रीज़न, मतलब हम कीमोऑस्मोटिक जो हाइपोथेसिस मैकेनिज़्म है वो होती कहाँ पर है? तो वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। एक्चुअली ये दो जगह होती है, एक होती है क्लोरोप्लास्ट में और एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जब क्लोरोप्लास्ट में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तो हमें बनाकर क्या देती है? तो ये हमें बनाकर देती है एटीपी। तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का जो मेन एम है वो है सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो कीमोऑस्मोसिस है, इस कीमोऑस्मोसिस के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो कीमोऑस्मोसिस के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मेम्ब्रेन, फिर चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप चाहिए, फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और एटीपी सिंथेस एंजाइम चाहिए। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें चाहिए एक मेम्ब्रेन, उसके बाद चाहिए प्रोटॉन पंप, फिर चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट और फिर चाहिए एटीपी सिंथेस। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, मतलब जो कीमोऑस्मोसिस हो रही है, उसका रीज़न हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये है हमारी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। ये बाहर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, और ये जो अंदर वाला होता है इसको हम कहते हैं ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। तो ये है ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड और ये जो बाहर वाला है ये हमारा पोर्शन है स्ट्रोमा। अब होता क्या है कि जो प्रोटॉन्स है, ये सारे के सारे जो प्रोटॉन्स है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, और इसका जो एक्यूमुलेशन होता है वो कहाँ पर होता है? तो थाइलेकॉइड के ल्यूमेन के अंदर होता है। और जो बाहर की तरफ है यहाँ पर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो जाते हैं? तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर पीएच के कम होने की वजह से एसिडिटी हो जाती है। अब हमें क्या करना है कि जो अंदर वाले प्रोटॉन है ये, और जो बाहर वाला स्ट्रोमा वाला पार्ट है, इसको हमें बराबर मिलाना है, लेवल मिलाना है, इक्वल करना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को इक्वल करना है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट इक्वल करने के लिए इसी मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर लगा हुआ था एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेस, और ये एटीपी सिंथेस इन प्रोटॉन्स को लेकर हमें क्या बनाकर दे देता है? एटीपी। और ये एटीपी तब तक बनाता है जब तक कि अंदर का प्रोटॉन ग्रेडियंट बाहर के प्रोटॉन ग्रेडियंट के इक्वल ना हो जाए, और ये जैसे ही इक्वल हो जाता है तो एटीपी सिंथेसिस होना बंद हो जाता है। चलो अब देखते हैं हम एनसीईआरटी की लाइन। तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी ने बताया है कि एक्चुअल में ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ल्यूमेन के अंदर बढ़ता क्यों है। तो ये है हमारी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, ये है हमारा ल्यूमेन, यहाँ पर है PS2, यहाँ पर है हमारा PS1। PS2 में क्या हो रहा है? तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है, जो H2O है वो ब्रेक हो रहा है और क्या निकाल रहा है? प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन कहाँ जमा हो रहे हैं? ये प्रोटॉन हो रहे हैं ल्यूमेन के अंदर। अब ये जो PS1 है, ये जहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये बाहर की तरफ होता है। अब इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रोटॉन्स की। तो ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो स्ट्रोमा से प्रोटॉन लाया था उसको कहाँ की अंदर की तरफ छोड़ देता है। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न, जब PS1 में इलेक्ट्रॉन हम फेरेडॉक्सिन को देते हैं तो यहाँ से क्या बनता है? NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बनता है। तो इसको बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटॉन की ज़रूरत होती है। हम यहाँ से प्रोटॉन लेते हैं और प्रोटॉन देते नहीं हैं, तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो जाते हैं और जबकि ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की लाइन। सबसे पहला रीज़न, splitting of water occurs on the inner side of the membrane, so the proton accumulation in the lumen of thylakoid में accumulation हो जाता है किसका? प्रोटॉन्स का। and electron move through the photosystem, proton are transport across the membrane, मतलब जो प्रोटॉन है वो कहाँ चले जाते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर।
इट इज़ ड्यू टू द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अब कौन कौन से रीज़न है ये देखो। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज लोकेटेड टूवर्ड द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है उसके बाहर की तरफ कौन प्रेजेंट होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इट ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन ऑन द किसके थ्रू, उसको चाहिए हाइड्रोजन कैरियर आयन। सो दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ स्ट्रोमा से तो ये प्रोटॉन ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देते पर वापस नहीं करते। व्हेन दिस मॉलिक्यूल पास ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन और प्रोटॉन इज रिलीज्ड इनटू द, कहाँ पर, मेम्ब्रेन के ल्यूमेन के अंदर चला जाता है। अब नेक्स्ट रीजन देखो, द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड द स्ट्रोमा साइड। ये है हमारा थाइलेकॉइड ल्यूमेन और जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो कहाँ पर है, स्ट्रोमा के साइड में है, यहाँ पर है। अब क्या हो रहा है इसमें, इसकी वजह से अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम PS1, जो PS1 से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, प्रोटॉन्स आर नेसेसरी टू रिड्यूस NADP+। तो NAD+ जो है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं PS1 से। दिस प्रोटॉन्स आर ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा, और ये प्रोटॉन भी कहाँ से रिमूव थे, स्ट्रोमा से। Hence proton in stroma are decreased but in the lumen proton are accumulated। तो स्ट्रोमा में तो डिक्रीज हो गया लेकिन कहाँ पर बढ़ गया, ये ल्यूमेन के अंदर बढ़ गया। इट क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड डिक्रीज इन pH। तो ल्यूमेन के अंदर H+ आयन के बढ़ जाने के कारण यहाँ का जो pH है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे वहाँ पर एसिडिटी बन जाती है। अब इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना था, तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने क्या किया, ATP बनाए। किससे, ATP सिंथेस की हेल्प से। ATP सिंथेस एंजाइम की हेल्प से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट लेकर, ये है हमारी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, यहाँ पर लगा है CF0 पार्टिकल, यहाँ लगा है CF1 पार्टिकल और यहीं पर लगा होता है ATP सिंथेस। तो ये जो हमें क्या बनाकर देगा, ATP। अब देखो यही वाली बात यहाँ लिखिए, जो ATP सिंथेस है इसके पास में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, CF0। इट इज़ अबेंडेंट इन द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम अ ट्रांसफर मेम्ब्रेन चैनल। ये इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर मेम्ब्रेन चैनल बनाता है। इट कैरीज आउट फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। इसमें कौन सा डिफ्यूज़न होता है, फैसिलिटेड, जिसमें प्रोटॉन तो चाहिए होता है बट एनर्जी की कोई नीड नहीं होती। इसके बाद क्या लगा हुआ होता है, CF1। ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन द एनर्जी ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट कॉजेज अ conformational change in the CF particle. It makes the enzyme to synthesize ATP molecules. Energy is used to pump proton across the membrane to create a gradient or high concentration of proton within the thylakoid lumen. ATP synthase has a channel for the diffusion of proton, है ना। तो ATP synthase जो है वो चैनल बनाता है, किससे डिफ्यूज़न करता है, किसका, प्रोटॉन का, back across the membrane. This release energy to activate ATP synthase and catalyze the formation of ATP। और इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाता है, ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है NCERT का डायग्राम। ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ल्यूमेन, जो बाहर वाला है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पर लगा होता है PS2 जो यहाँ पर प्रोटॉन को छोड़ते जा रहा है। जब प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन लिए जाते हैं और अंदर की तरफ छोड़ दिए जाते हैं। NAD+ को NADPH+H बनाने के लिए प्रोटॉन चाहिए होते हैं, ये भी कहाँ से लिए जाते हैं, स्ट्रोमा से लिए जाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रोमा के अंदर H+ आयन ज़्यादा हो देते हैं, जिसको हम कहते हैं हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट, और जो स्ट्रोमा साइड है इसमें लो हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो ल्यूमेन है और स्ट्रोमा है इसमें जो ग्रेडियंट है उसको इक्वल करना है,
और ई से इक्वल करने के लिए हमारे पास होता है एटीपी सिंथेस, जो हमें बनाकर देता है एटीपी। तो ये थी हमारी कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। तो आज हमने कंप्लीट किया लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने देखी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी देखी जिसको हम कहते हैं कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। तो ये था हमारा आज का रिवीजन। इसको हम कल करेंगे कंटिन्यू। तो इस रिवीजन को की सीरीज को इसी तरह से देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।